नमस्कार, आदाब साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ईरान इजराइल अमेरिका का युद्ध चल रहा है लगातार। और 28 फरवरी से ये शुरू हुआ था और अभी तक लगभग करीब 11 दिन हो गए हैं ये युद्ध लगातार चल रहा है। दोस्तों, इस युद्ध में को लेकर मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को कि इसमें युद्ध में ईरान को हरा पाना बहुत मुश्किल है अमेरिका और इजराइल के लिए। और ऐसा मैंने यूं ही नहीं कहा था, ये बहुत सारी कैलकुलेशंस के ऊपर था कि ईरान ने 1980 के बाद से, इस्लामिक रेवोल्यूशन आने के बाद से जिस तरीके से अपने आप को तैयार किया और जिस तरीके से अपने आप को एक खुफिया तरीके से, क्योंकि बैन लगे हुए थे उसके ऊपर बहुत सारे, तो अपने आप को अंदर ही अंदर मजबूत किया। और जो मेरे अपने कुछ जानकार लोग हैं या मेरे करीबी लोग हैं जो वहाँ रहते हैं या जिनका आना जाना है, तो और इसके अलावा करीब 10 साल पहले मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी और एक जर्नल था जिसमें स्पष्ट क्लियर किया गया था कि ईरान को हरा पाना आने वाले वक्त में बहुत बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, या यूँ कहें कि असंभव हो जाएगा दुनिया के लिए। और वो बहुत सारी उसमें तर्क दिए गए थे। वो तर्क मैं कभी किसी वीडियो में आपको बताऊंगा। उसी के आधार पर मैंने कहा, और मैं अकेला नहीं बल्कि चाइना के एक प्रोफेसर हैं जियांग, उन्होंने भी ये बात बोली थी। दूसरे तीसरे दिन ही उनके इंटरव्यू उन्होंने बताया था कि ईरान को अमेरिका के लिए या इजराइल के लिए हरा पाना असंभव है। इम्पॉसिबल वर्ड का उन्होंने इस्तेमाल किया। लेकिन ये बात मैंने जो बड़े बड़े लोगों को जो है टीवी इंटरव्यूज़ पे देखा, आईएफएस, आईएएस, आईपीएस और बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले लगातार जो है बोले जा रहे थे इस पर विदेशी जानकार होने की, ईरान की जानकार होने के नाम पर, कि ईरान को आसानी से अमेरिका हरा लेगा। और अमेरिका का भी ऐसी कोई स्पेकुलेशन था। और तभी मैंने ये कहा था सेकंड डे में, पहले या दूसरे दिन ही, कि ईरान को जगह ये अमेरिका बहुत बुरी गलत फंस गया है। और इजराइल तो पहले से जानता था, लेकिन अमेरिका को पीछे रखकर, साइड में रखकर उसने ये खेल खेला। दोस्तों, एक और चीज़ जिस तरफ मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, और बहुत सारे लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है, कि ईरान के साथ हमारा बहुत हज़ारों साल पुराना संपर्क है। तब जब ईरान जो था आर्यन कहलाता था, ठीक है। मध्य एशिया से, तुर्की से या अजरबैजान से, या कहें कि स्टेपी प्रदेश से आर्यों का जो आगमन हुआ वो ईरान में लंबे समय तक, या शुरुआत में वहीं हुआ। और ईरान से ही वो माइग्रेशन इंडिया की ओर होता है और वहाँ से वो आगे यूरोप तक जाता है, ठीक है। और ये जो R1A DNA वाले जितने आर्यंस हैं जो आज दुनिया के अलग अलग कोनों में फैले हुए हैं, और एक माइग्रेशन मध्य एशिया से इधर ईरान की तरफ हुआ था, दूसरा चाइना की तरफ भी हुआ था, ठीक है। तो ये जो नॉर्थ इंडियन में है, चाहे वो आज क्रिश्चियन रिलीजन को मानते हों, चाहे इस्लाम को मानते हों, चाहे भारत में अगर हम बात करें तो ब्राह्मण्स हैं या वैश्याज हैं या राजपूत ठाकुर या दूसरे मुस्लिम्स हैं, ये सभी आर्यंस हैं। और हम लोगों की जड़ें सब ईरान से हैं, ठीक है। तो इवन जो महाभारत का युद्ध था, जिसे इतिहास में 10 राज या 10 किंग्स बैटल के नाम से भी जाना जाता है, वही महाभारत था। तो वो उसमें जो 10 कबीले लड़े, जिसमें 5 आर्यंस थे और 5 यहाँ के लोकल कबीले थे। तो वो जो 5 आर्यंस कबीले जो थे, उनमें से अलीन और यदु और एक परसु, ये ईरान के ही कबीले थे। और वो रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसको बाद में महाभारत का रूप देके उसमें कहानियाँ जोड़ के कुरुक्षेत्र के साथ जोड़ दिया गया, क्योंकि पूरी तरीके से भ्रमित करने वाली चीज़ है, ये सब जानते हैं, ठीक है। अब ये जो परसु यानी आज की जो पर्शियंस हैं, और यदु यानी आज के यादव हैं, और यादवों के ही एक बहुत प्रतापी शासक थे जिनका नाम है अहिरामन, वो ईरान से ही के ही राजा थे, वहीं से शासन करते थे। और अलीन
भी एक गुट था, एक वर्ग था। अलीन से ही कुछ लोग बोलते हैं कि अलीन कबीला था, बहुत सारे कबीलों में बटा हुआ था, अलीन ही आगे चल के ईरान हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है। वो बहुत लंबे समय तक आर्यन कहलाया जाता रहा। और ये बात सही है कि अलीन जो कबीला था उसका प्रभाव दबदबा ईरान में बहुत ज़्यादा था। और आर्यन था, 1935 में इसको ईरान नाम दिया गया, उससे पहले आर्यन ही था। यानी कि आर्यों के साथ या यूं कहें कि उत्तर भारत के या अलग अलग जातियों संप्रदाय में बटे हुए जो आर्यंस हैं, चाहे वो मुस्लिम्स हों, चाहे वो ठाकुर हों, राजपूत हों, वैश्याज हों, चाहे ब्राह्मण्स हों, या और अन्य जातियों में बटे हुए हैं, ये सभी लोग आर्य हैं। और हम सबका जो मेन जो भूमि है जिससे हमारा संबंध है वो है ईरान। ईरान से भी पीछे आप जाएंगे तो अजरबैजान या तुर्की। तो हमारा 6000 साल का इतिहास है और ईरान से हमारे ऐतिहासिक संबंध हैं। अब आज की जो परिस्थिति है जिसमें कि हमारे जो नेतागण हैं या राजनीतिक लोग हैं जिन्हें इतने इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं, या दिग्भ्रमित करने के लिए अलग अलग तरह की चीज़ें बताते रहते हैं, तो ईरान के साथ हमारा खड़ा होना बनता है। ठीक है, ईरान के साथ हमारा खड़ा होना, उनके साथ खड़ा होना, उनको सपोर्ट करना, ये किसी खास वजह से नहीं, बल्कि हमारे हज़ारों साल के रिलेशंस हैं, हमारे ब्लड रिलेशंस है, हमारे ऐतिहासिक रिलेशंस है, सांस्कृतिक संबंध है, हमारे हमारे व्यापारिक संबंध रहे हैं ईरान के साथ में, आज भी व्यापारिक संबंध है हमारे हमारे आज भी ईरान हमारा सबसे बड़ा हितैषी है, हमारा साथी है। लेकिन हमने उसको छोड़ के हमारे लोगों ने, हमारे राजनेताओं ने, ऐसे लोग जिनसे हमारा कभी कोई संपर्क नहीं रहा, उनको सिर्फ इसलिए कि वो एक खास वर्ग को नीचा दिखाना चाहते हैं, या उससे घृणा करते हैं, या उससे नफरत करते हैं, या उसको साइडलाइन करना चाहते हैं, उन्होंने अपनी तरफ से एक नया परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश करी कि वो एक दूसरे देश का साथ देंगे, उसका जिसका कभी 70 साल के इतिहास में कभी किसी ने साथ नहीं दिया, और जिसका इतिहास है अत्याचार करने का जिसका इतिहास है। और जैसा कि आप लोग जानते, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं कि सारी दुनिया देख रही है कि वो फ़िलिस्तीन में क्या कर रहा है इसराइल। तो हमारा उनके साथ कोई संपर्क नहीं था पहले से, लेकिन एक नया परसेप्शन क्रिएट किया गया, ये जानबूझ के। इस तरह के जो राजनेता हैं, इस तरह के जो लोग हैं, ये बहुत घातक साबित हो सकते हैं। घातक इसलिए हमारे यहाँ लोगों को चाहिए कि पढ़े लिखे काबिल योग्य ही लोग नेतागिरी में या हमारे राजनेता बने, ताकि वो इतिहास को एक नया दर्शन दे, पुरानी ऐतिहासिक चीज़ों को सीखें, जानें, और उसके बाद ही हमारी जो विदेश नीति है उसको जो है उसको निर्धारित करें। अभी फ़िलहाल में तो विदेश नीति कुछ भी नहीं है हमारी। ठीक है, हमारा विदेश नीति का कुछ भी ऐसा नहीं है। पूरी विदेश नीति ढकोसला बना दिया गया है, जिसकी पूरी दुनिया में कभी तारीफ होती थी वो चीज़। तो मेरा किसी से बस इतना ही है कि वो लोग जो ईरान के साथ के बारे में जानना चाहते हैं, ईरान हमारा बहुत पुराना संबंधी है, हमारा करीबी है, हमारा सहयोगी है, और आज भी है। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं 70 साल के इतिहास में, अगर आप खंगालेंगे कि एक टाइम वो था कि 2008 की मंदी के समय पे जब हम लोगों के पास पैसा नहीं था, तो उस समय ईरान ने उधार में हम लोगों को इंडियन करेंसी में जो है वो दिया था, तेल गैस वगैरह दिया था। इसके बाद कश्मीर मुद्दे पे भी ईरान ने हम भारत का हमेशा साथ दिया। 57 देशों में जब पाकिस्तान ने मुद्दा उठाया, तब 57 देशों में से ईरान अकेला ऐसा देश था जिसने भारत का साथ दिया और ईरान को कश्मीर को भारत का हिस्सा बताया। तो उसके बहुत सारी ऐसी बातें हैं, लेकिन कुछ लोगों को नहीं मालूम है। तो मैं चाहता हूँ कि वो लोग जानें, इतिहास को पढ़ें, समझें। इतिहास पढ़ने से अधिक समझने की चीज़ है। तो ये जो चीज़ें हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसके अलावा और आप जानते हो, जानना चाहते हो, तो आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को। इस तरह की नई जानकारियाँ मैं लेके आता रहता हूँ ईरान के ऊपर। और आपको फर्दर जानकारी लेना चाहती हो तो मुझे बता सकते हैं, मैं एक अलग से उसका वीडियो बना के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में उसको बता सकता हूँ आप लोगों को। तो ये सारा मैं इसलिए स्लो डाउन किया हुआ हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानें, समझें, सच्चाई को, इतिहास जो रियल हिस्ट्री है उसको जानें, और उसी के आधार पर जो है हमारी चीज़ें आगे चलें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर हम इसी मुद्दे पे, या हम जैसा कि अच्छा एक चीज़ और बता दूं कि चूँकि जानते हैं ईरान का युद्ध जो था वो एप्स्टीन फाइल को लेकर लड़ा जा रहा है, उस वही मुद्दा है। और तेल
गैस का भी एक मुद्दा निकल कर आ रहा है। तो यही सब मुद्दे हैं। बाकी ईरान में संविधान है, डेमोक्रेसी जैसा नहीं है, लेकिन वहाँ सिस्टम थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है, लेकिन वो वहाँ के परिस्थितियों के, यहाँ के लोगों के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। और जैसा कि ईरान को लेके गलत गलत तरीके की एजेंडा आधारित खबरें चलाई जाती रहती हैं बदनाम करने के लिए, और जो है जैसा कि पहले इराक के बारे में किया गया, या गद्दाफ़ी को लेकर किया गया, या ऐसा बहुत सारे लोगों को लेकर, ये सिर्फ एक एजेंडा है फेक न्यूज़ का, उसको बदनाम करने के लिए। बाकी ईरान में सब कुछ ठीक है, वहाँ के लोगों के अकॉर्डिंग, वहाँ के लोग साथ हैं सत्ता के, तो इससे ज़्यादा और क्या कहा जा सकता है, और पूरा खुल के समर्थन में आ रहे हैं। बाकी जो लोग कहते हैं कि ईरान में विरोध भी हो रहा है, तो 5-7% लोग विरोधी भी होते हैं, क्योंकि वहाँ यहूदी भी रहते हैं और दूसरी कम्युनिटीज़ के लोग भी रहते हैं, वे भी कि वो वहाँ की सत्ता से खुश ना हो। तो ये सारी चीज़ें मिली जुली परिस्थितियाँ होती है। अब इस तरह की जो है चीज़ें दुनिया के हर देश में ही मौजूद है, लेकिन एक मेजर जो जनता का एक वर्ग है, जो बड़ा आबादी 95, 96, 97%, वो जो है वर्तमान सत्ता को सपोर्ट करता है, और ये सब लोग दुनिया देख भी रही है। तो ये सारी फेक न्यूज़ है। बाकी जो भी है मैं आप लोगों के साथ अपडेट करता रहूँगा। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद।